हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 49, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे, ओके। और हम लोग हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ, ओके। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 48 की वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 49। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब इट, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ बिकॉज आज मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 हो गए हैं। थैंक यू माय सब्सक्राइबर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 49। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट कंसीडर्ड। आपसे पूछा हुआ है इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग से। आप लोगों ने फिनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, ओके। देखो कैपिटल बजटिंग हमारा किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है कैपिटल बजटिंग। तो जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आप इवैल्यूएट करने के लिए कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट मैथड्स हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। तो अब आपको ये बताना है ऐसे कौन सा मेथड है जो कंसीडर नहीं करता, ओके। तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हमें पता चलेगा कौन सा ऐसा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आप लोगों ने सुना होगा। इसका फॉर्मूला जो है क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बिकॉज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल ऑफ यू। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉमर्स में यूज़ होते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है उसका फॉर्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक टर्म आई है प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हमने बताना है कि कहाँ कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में डिवाइड किया जाता है, तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आपसे ना एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे इक्वेट किया जाता है, इक्वल रखा जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो वो होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की, ठीक है। तो ये वाले तीनों जो मेथड्स हैं ये क्या है, यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ पे बैक पीरियड मेथड की, तो जो पे बैक पीरियड मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, तो हमारा ये आंसर आएगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला, बिकॉज ये जो है मैं अपनी जो पहले वाली लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग से रिलेटेड। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑडिट है
जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा ऑडिट है जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट एंड कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो ये सिंपल सी बात है, जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जिसको कंडक्ट किया जाता है दैट इज़ इंटरिम ऑडिट। ठीक है, इंटरिम ऑडिट क्या होता है, जो हम 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में कंडक्ट करते हैं ताकि जो है हम कंपनी के या बिजनेस के इंटरिम प्रॉफिट्स को जान सके। ठीक है, इंटरिम प्रॉफिट्स को जान सके, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें आपने सुना होगा इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करना होता है, तो उसके लिए आपको इंटरिम प्रॉफिट्स चाहिए। इंटरिम प्रॉफिट्स कैसे पता चलेंगे, आप इसके लिए इंटरिम ऑडिट भी करवाते हो। ठीक है, और कई बार आपको क्या लेना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, लेकिन इंटरिम पीरियड में यानी कि बीच में ही कई बार हो जाता है ऐसा, तो वो हमारा होता है इंटरिम ऑडिट। और आपको ऑडिटिंग तो पता ही है क्या होता है, कि देखना कि कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं हुआ किस चीज़ में, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्या नहीं हुआ, फ्रॉड या एरर तो नहीं हुआ, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रेजेंट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन इज़ अ डैश प्रोसेस। जो सिलेक्शन आपको पता है स्टाफिंग का एक पार्ट है, तो अब आपको ये बताना है कि सिलेक्शन एक पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव प्रोसेस है। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों है ऐसा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जनरली 2 टर्म्स अगर हम बात करें, एक होती है रिक्रूटमेंट और एक है हमारी सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट ध्यान रखना एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों है अब रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस, देखो रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करो, कि परसुएड करो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे फॉर अ जॉब। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, पॉजिटिव प्रोसेस। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि आप जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं उस जॉब के लिए, उनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। सो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। तो आपने ये दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द कंपनीज टू चेक द वायबिलिटी ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट और अ मार्केटिंग कैंपेन बिफोर इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट ऑन अ लार्ज स्केल। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है या कौन सा टूल है जो एक कंपनी यूज़ करती है, क्या चेक करने के लिए, अपने नए प्रोडक्ट या मार्केटिंग कैंपेन की वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन्स कि वो कितना सक्सेस होगा, लेकिन बिफोर इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि लार्ज स्केल पे लाने से पहले उस प्रोडक्ट की आप वायबिलिटी चेक करोगे कि कितना ये सक्सेसफुल होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट है डिफ्रेंसिएशन, सेकंड है मार्केट सेगमेंटेशन, थर्ड है टेस्ट मार्केटिंग और आपका लास्ट है कमर्शलाइजेशन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर होली और पार्शियली, सच एरर्स आर कॉल्ड एज। अब ये आपके रिलेटेड है, आप लोगों ने सुना होगा ट्रायल बैलेंस एरर्स के बारे में। ओके, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती है जो डिस्क्लोज नहीं होती हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन सा एरर है कि जिसके थ्रू अगर हम एक ट्रांजैक्शन को या तो कम्प्लीटली ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या पार्शियली। तो देखो, फर्स्ट आपको दिया हुआ है एरर ऑफ कमीशन, सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड है कॉम्पनसेटिंग एरर एंड फोर्थ है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, है ना, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों की, मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि जैसे सपोज आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी ट्रांजैक्शन की, उसका रॉन्ग अमाउंट फिल कर दिया, तो दैट इज़ एरर ऑफ कमीशन। फिर आपका कॉम्पनसेटिंग एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर वो होती है, ऐसी एरर्स होती है जो एक एरर दूसरी एरर का क्या कर देती है, इफेक्ट कॉम्पनसेट कर देती है। एक एरर दूसरी एरर का इफेक्ट कॉम्पनसेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर आर है, ठीक है, कंपनी ने उसको पेमेंट तो की 1000 की, ठीक है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2020 को, तो सॉरी 1 जनवरी 2020 को कंपनी ने उसको पेमेंट की 1000 की, लेकिन कंपनी ने उसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, एज ₹100।
फिर आप ये देखो 1 मार्च को उसको जो पेमेंट की है कंपनी ने वो की है 100 रुपीज़ की। क्या की है? 100 रुपीज़ की। लेकिन कब कितना रिकॉर्ड कर दिया? 1000 का। अब आप ये देखो पहले 1000 की जगह 100 रिकॉर्ड कर दिया, अब 100 की जगह 1000 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये दोनों एरर ने एक दूसरे को क्या कर लिया? कॉम्पनसेट। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। और अगर मैं बात करूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि रूल्स वगैरह रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो वो वाली एरर। जैसे मान लो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया तो उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई मशीनरी परचेज़ की, ठीक है, आपको पता है जब तक वो यूजेबल यानी कि किस फॉर्म में नहीं आ जाती, यूज़ की फॉर्म में नहीं आ जाती, इंस्टॉल नहीं हो जाती प्रॉपर, तब तक के सारे खर्चे हम कैपिटल में काउंट करते हैं। अब जैसे मान लो आपने वेजेस दिए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए, तो वो आप ऐसे नहीं लिखोगे वेजेस डेबिट, वो आप कैसे लिखोगे? मशीनरी डेबिट। आपको पता ही है, लेकिन अगर आपने उसको वेजेस डेबिट कर दिया तो ये हमारी होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर। आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि जब बिजनेस के बनने से पहले के खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन सी एसेट्स में आते हैं? फर्स्ट है फिक्टिशियस, फिर है इंटेंजिबल एसेट्स, फिर है वेस्टिंग एसेट, फिर है फ्लोटिंग एसेट्स। देखो अगर मैं बात करूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तो वो होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। देखो फिक्टिशियस एसेट्स वो होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स वो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं जिनको हमने कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं किया, यानी कि कम्प्लीटली ऑफसेट नहीं किया इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए यानी कि अब जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो पोर्शन अनरिटर्न रह जाता है, यानी कि जो आपने राइट ऑफ नहीं किया, उसको आप क्या दिखाते हो? एज अ फिक्टिशियस एसेट आप उसको दिखाते हो ना बैलेंस शीट में, तो ये होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटेंजिबल एसेट की, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे कि आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते। ठीक है, फिर आती है आपकी वेस्टिंग एसेट्स। देखो वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं कि जिसको जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वो ख़त्म होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ऑयल, कोल, ये सारे हमारी होती है वेस्टिंग एसेट। देखो फ्लोटिंग एसेट्स क्या होती हैं? जो कॉन्टिन्यूली चेंजिंग हो रही है उनकी या क्वांटिटी में या वैल्यू में, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सारा। ठीक है, ये हमारी फ्लोटिंग एसेट्स हो गई। ओके, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्टर्स का जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो है क्या। ये एक टाइप का एनालिसिस टूल है जो यूज़ करता है 5 इंडस्ट्री फोर्सेस को, जिसकी हम बात कर रहे हैं। किस लिए? कि जो इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन की कितनी इंटेंसिटी है, कंपटीशन की कितनी इंटेंसिटी है और उस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कितना है। ठीक है, क्या डिटरमाइन करने के लिए? इंटेंसिटी ऑफ अ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसका नाम पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि इसको क्रिएट किसने किया था? एम पोर्टर ने। ओके, उनके नेम पे ही है ये। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से जो हैं 5 फोर्सेस हैं, फिर हम देखेंगे कि इनमें कौन सा नहीं है। तो जो 5 फोर्सेस हैं वो आप लोगों को कौन कौन से है? देखो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट है सप्लायर पावर, या फिर आप कह सकते हो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि अगर उनकी सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं, अगर उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेंगे? हमें रॉ मटेरियल जो है हाई प्राइस पे देंगे। ठीक है, अगर वो हाई प्राइस पे देंगे तो इससे हमारी फर्म की प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो सप्लायर्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर कब कब होती है? जैसे कि अब आपको पता है फ्यू सप्लायर्स और मैनी बायर्स हैं। ठीक है, फ्यू सप्लायर्स और मैनी बायर्स हैं। और क्या है कि जो
अब आप ये देखो कि आपके पास ऐसा रॉ मटेरियल है, अगर वहाँ से आप स्विच करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं कि जिस केसेस में बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की हाई हो जाती है, तो आपने ध्यान रखना है, ये एक फोर्स है। फिर नेक्स्ट फोर्स की अगर मैं बात करूँ, वो है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ये वाला हो गया, ये तो है ही। एक आप लिख लो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि नई फर्म्स आ रही हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यानी कि अगर आपको पता है कोई इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है और वहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत कम हैं, तो वहाँ पे नई फर्म्स आएंगी, और नई फर्म्स आएगी तो आपको पता है ओल्ड फर्म्स का, एग्जिस्टिंग फर्म्स का मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे जो है थ्रेट हो जाता है न्यू एंट्रेंट्स का। ओके, एक ये वाली हो गई। सेकेंड मैंने आपको ये बताई। और कौन कौन सी हैं इसकी, एक है आपकी राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनमें, एग्जिस्टिंग जितने भी फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, उनमें कितनी आपस में कंपटीशन है उसका, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जो फर्म्स हैं उनको compete करना पड़ता है एग्रेसिवली अपने मार्केट शेयर के लिए, और उसी की वजह से लो प्रॉफिट भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, और कौन कौन सा होता है, एक होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ये वाला भी होता है, राइवलरी वाले भी आपको मैंने बताया। एक होता है कि पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी कि अब आप ये देखो, अब जैसे अब हम कॉफ़ी और टी का एग्जांपल लें, तो अगर आप सपोज टी की इंडस्ट्री में हो सकता है अगर आपने थोड़े बहुत भी चेंजेस किए, या फिर उनको अगर टी कॉफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी की लो प्राइसेस पे मिलने लगी, तो वो आपकी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, दूसरे वहाँ से सामान को परचेज़ करेंगे। तो ये भी एक आपके लिए क्या है, थ्रेट बन जाता है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको पोटेंशियल डेवलपमेंट बताया, एक बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बताया, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, और एक आपका है कौन सा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। यानी कि एक तो होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी कि जो आपसे सामान लेते हैं, अगर वो लोग आपसे लो प्राइस की या हाई प्रोडक्ट क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो यानी कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो कब कब हो सकती है, यानी कि या तो बायर्स कम हो उस चीज़ के, या फिर बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हो, या फिर बायर्स प्राइस सेंसिटिव हो। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से पॉटर के 5 सोर्सेज मॉडल है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। और जो हमने बताना कौन सा नहीं है, तो वो है राइवलरी अमंग स्टॉक होल्डर्स, ऐसा कोई भी जो है पॉटर ने अपने 5 फोर्सेज में नहीं बताया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।